इंडियन रियल एस्टेट का एक बहुत ही पुराना ट्रेंड फिर से रिवाइव हो चुका है। वो है प्रॉपर्टी ट्रेडिंग का। हर जगह पे हर सर्कल में एक ही बात डिस्कशन पे आ रही है कि रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और 3 सालों में लगभग उसने 100% का प्रॉफिट बुक किया। तो कुछ लोग बता रहे हैं मेरे रिलेटिव ने 3 घर खरीदे थे जिसमें से 2 बेच दिया और उसके प्रॉफिट से उसका खुद का घर फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। डेवलपर्स हो, ब्रोकर्स हो, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हो, सबको एक ही बात बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। अब ये सुन के काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, 3-4 सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप सच में रियल एस्टेट ट्रेडिंग करके 3-4 सालों में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एक करोड़पति बन सकते हैं, या फिर ये जस्ट वो स्टॉक मार्केट की वो स्टोरी के जैसे जहाँ पे एक ट्रेडर्स को बहुत प्रॉफिट होता है बट उसको देख के जिसने भी प्रॉफिट करने गया उन सबको बहुत अच्छा लॉस हुआ है। तो आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि रियल एस्टेट ट्रेडिंग होती क्या है, इसको करते कैसे हैं, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और कब इसको प्रॉपर्टी ट्रेडिंग करनी चाहिए, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कब लोगों को लॉस होता है, इसमें अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करने, कब मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या ये रियल एस्टेट का सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इन सारी टॉपिक को मैं अभी कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए पूरा एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रा एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। यस, आइडियली जब रियल एस्टेट लोग एंड यूज़ के लिए खरीदते हैं, या तो सोर्स ऑफ फिक्स रेंटल इनकम के लिए, या एज एन एसेट जो लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन दे। ट्रेडिंग होती है जब लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि 2 से 3 सालों में प्रॉपर्टी को बेच के एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट एक ट्रेडर यूजुअली प्री लॉन्च या लॉन्च स्टेज पे प्रॉपर्टी को खरीदते हैं ऑन इजी पेमेंट प्लान, जैसे 1090, 2080 या टाइमलाइन प्लान या कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। इनिशियली उनको 1-2 सालों में 20-30% या 40% ही पैसा देना होता है, बाकी एट द टाइम ऑफ पोजिशन तक में उनको क्लियर करना है। बट इनिशियली उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम किया है और लोन लेने की भी जरूरत उनको नहीं होती है। बट अब इनिशियली एक प्रॉपर्टी को ग्रीन फील्ड से पूरा रेडी होने में ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल लगते हैं। अब इन 4 सालों में डेवलपर्स काफ़ी बार प्राइस को रिवाइज करते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में चली जाती है। अब एक ट्रेडर्स को पोजीशन आने तक का वेट होल्ड करते हैं और बाकी 70-80% आने से पहले भी वो काफ़ी टाइम प्रॉपर्टी को बेच के एग्जिट कर लेते हैं। अब अब गिवन दी सिचुएशन अगर आप देखेंगे लास्ट 3 से 4 सालों में जिस तरह से मार्केट चल रही है, इस फॉर्मेट में लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। इसे एक एग्जाम्पल की जैसा समझते हैं। लेट्स से प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़ और आपने इनिशियली 2080 प्लान में खरीदा है या टाइमलाइन प्लान में खरीदा है, जहाँ पे इनिशियल 1 साल में सिर्फ आप 20 लाख या 40 लाख इन्वेस्ट करें 2 साल में। जब इसकी टाइम जब आज से 2 साल के बाद देखेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू 20% प्रॉफिट हो जाती है या 30-40% प्रॉफिट हो जाती है, और आपने पोजीशन आने से पहले ही इसे बेच देना है। तो अगर आप इसे बेच रहे हैं आज से 2 साल के बाद, लेट्स कंसिडर ये 1 करोड़ 40 लाख में बिकती है, तो आपकी प्रॉफिट 40% नहीं होती है, आपकी प्रॉफिट 100% है, क्योंकि आपने अब तक अभी सिर्फ 40% ही पे किया था, विच इज़ 40 लाख। आपने 40 लाख लगा के 40 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, तो इसे कहते हैं 100% की प्रॉफिट बुक करना, 100% का रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जब रियल एस्टेट मार्केट बूम पे होती है तो प्रॉपर्टीज की प्राइजेस 1 साल में 30-40% तक बढ़ जाते हैं। 2020 से 2024 के बीच में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइजेस 50-60-70% होते हुए देखने को गई है। कोविड के बाद रियल एस्टेट में लोगों ने इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि ये प्रॉपर्टी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन इतनी अच्छी रिटर्न मिलेगा किन्हीं ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से भी इन्वेस्ट किया था लोन लेके कि कहीं मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाऊं इस रेट में प्राइस जो मिल रही है।
बट ये सुनने में जितनी अच्छी लगती है, क्या सच में ये मैथ ऐसे ही काम करती है? और जो लोग अभी लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे, क्या उनको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा? अब ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा क्या फैक्टर्स है जो कि प्रॉपर्टी ट्रेडिंग को अफेक्ट करती है। पहला और ऑब्वियस फैक्टर्स है कि रियल एस्टेट बूम। जब मार्केट में तेजी नहीं है तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है। बट लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इंडियन रियल एस्टेट में कभी स्लो डाउन आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इंक्रीज इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस करेंट डिमांड को देखते हुए लोग लोग ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइस हमेशा बढ़ते रहेंगे। अब फ्यूचर में स्लो डाउन आ सकता है या कंडीशन बूम चलता रहेगा, इसको मैं वीडियो में अभी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि आज तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या हुआ है, तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर, आप उसको देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द उसको भी अपलोड करने वाला हूँ। उस दूसरा फैक्टर अगर आप देखेंगे तो पेमेंट प्लान पे डिपेंड करता है सक्सेस फैक्टर। अगर प्रॉपर्टी की इजी पेमेंट प्लान है जिसमें आपको अपफ्रंट बहुत कम पेमेंट पे करना है, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑफ मनी आपको हैंड ओवर के टाइम पे देना है, जहाँ पे आप बिना लोन लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे पेमेंट प्लान में आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। डाउन पेमेंट प्लान बहुत अच्छा होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी ठीक है, बट लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। बट बूम मार्केट में लोन लेके भी लोगों को मैंने देखा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए, और प्री ईएमआई कॉस्ट को एग्जिट करने के बाद भी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट प्रॉपर्टी ट्रेडिंग में काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व भी होते हैं। 2008 में भी एक ऐसा ही रियल एस्टेट बूम आया था जो 2014 तक चला था। अब उस टाइम में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा था, बहुत सारा लोगों ने बहुत अच्छी प्रॉफिट बुक की थी उस टाइम पे। बट 2014 के बाद मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिला था, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स बुरी तरह से फंस गए थे। आज की सिचुएशन 10 साल से पुरानी जरूर है, मतलब आज न्यू सिचुएशन है बट नॉट एग्जैक्टली सेम बोल सकते। बट 2021 से 2024 तक में बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हुए, जिसकी हैंडओवर 2025 से 2028 तक में होगी। अब जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि पोजीशन आने से पहले ये यूनिट बेच के निकल लेंगे, उन सबको मार्केट से एग्जिट चाहिए होगा 2025 ऑनवर्ड। मतलब 2025 से अगर आप देखेंगे तो रीसेल इन्वेंट्री ग्रेजुअली बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो मार्केट में बूम चल रहा है उनका मेजर रीजन है कि लिमिटेड नंबर ऑफ न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं और रीसेल इन्वेंट्री काफ़ी कम है भी तो वो बहुत ही पुरानी है, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इन जनरल लोगों में एक हैबिट होती है कि नए घर में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पुराने घर नहीं लेना चाहते हैं। बट 2025 से तो न्यू रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो भी हैं उनको एग्जिट करना होगा मार्केट से। अब प्रॉपर्टी की प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई चल रही है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट में कितने एंड यूजर्स हैं जो इतने हाई प्राइस में घर को अफोर्ड कर सकते हैं खरीदने के लिए। जेन्युइनली देखेंगे तो बहुत ही कम है। मेजोरिटी जो एंड यूजर्स हैं वो घर जो खरीदना चाहते हैं वो आज के प्रॉपर्टी रेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइस बहुत ज़्यादा सूटअप हो चुकी है। अगर आप देखेंगे न्यू लॉन्च में कोई भी बायर्स की प्रोफाइल को स्टडी करेंगे, मेजोरिटी जो बायर्स है उनके पास ऑलरेडी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि वो इन्वेस्टर्स है, एंड यूजर नहीं है। अब किसी ने शॉर्ट टर्म में के लिए इन्वेस्ट किया था इस ये सोच के कि मुझे 20 से 30% पेमेंट करके मैं 1-2 साल में एग्जिट कर लूँगा, तो वो ऐसे लोगों को एग्जिट मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। जो इनिशियली 2025 के आसपास अगर कोई करे तो मिल जाएंगे, बट अगर आप 28 ऑनवर्ड एग्जिट करने लगेंगे तो उसमें आपको होल्डिंग पावर देखने को मिलेगा। अगर होल्डिंग पावर नहीं है तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे, थोड़ा सा एग्जिट मिलना उस टाइम पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्राइस पॉइंट पे एंड यूजर्स बहुत कम है। और कोई भी इन्वेस्टर्स एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम पे? वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको अभी भी स्कोप है प्राइस बढ़ने का। तो जिसके पास होल्डिंग पावर है वो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स ठीक है, बट जिस इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग पावर नहीं है
उनके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एग्जिट लेने में। होल्डिंग पावर मतलब अगर मुझे सही पावर नहीं मिल रहा है, सही प्राइस नहीं मिल रही है, तो मैं बाकी का पैसा पे करके प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखूंगा जब तक मुझे अच्छे रिटर्न नहीं मिल जाए, अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक ना कर लूँ। अब मार्केट में इन्वेंट्री का अगर ओवर सप्लाई होता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलने में प्रॉब्लम होते हैं। 2014 में भी सेम ऐसे ही हुए थे। 2008 से लेके 2014 तक रियल एस्टेट मार्केट बूम आई थी, जिसमें प्राइजेस हर महीने बुक हो रहे थे और लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए। बट 2014 में एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इतने महंगे प्राइस पे इतने सारे एंड यूजर्स नहीं थे, तो इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट में एक स्लो डाउन देखने को मिला। ऑफकोर्स 2014 में और भी रीजंस होंगे मार्केट स्लो, जैसे डिले इन प्रोजेक्ट या फाइनेंशियल फ्रॉड बाय डेवलपर या मल्टीपल स्कैम। बट सबसे बड़ा रीजन ये थी कि न्यू लॉन्चेस के सेल्स कम हो गए थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट नहीं मिल रही थी, इसलिए स्लो डाउन आ गया था। जब भी रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन आते हैं तो प्राइजेस कुछ समय के लिए कम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। फिर 3-4 सालों के पीरियड के बाद लोगों की इनकम बढ़ती है, फिर उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है और डिमांड फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं और फिर इवेंचुअली स्लो मार्केट से मार्केट बाहर निकलती है और एक नया मार्केट बूम शुरू होता है। दूसरा रिस्क है कि प्रोजेक्ट का डिले हो जाने का, ये जिसका सबसे बड़ा रीज़न है सबवेंशन स्कीम, काइंड ऑफ पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे 1090 जैसे स्कीम है, जहाँ पे बिल्डर आपको बोलते हैं कि इनिशियली आप सिर्फ 20 या 30% पेमेंट दिए, नथिंग टिंग पोजीशन, कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का पूरा पैसा एट द टाइम ऑफ हैंडओवर पे करना है। ये ठीक प्लान है, बट अगर बिल्डर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको लोन लेना होगा लेकिन कोई भी प्री ईएमआई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर जो भी प्री ईएमआई इंटरेस्ट आएगा वो पूरा बिल्डर पे करेगा, ये एक प्रॉब्लम केस है क्योंकि सेबी ने इसको ऐसे सबवेंशन स्कीम को पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर किया हुआ है और इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। लेकिन ये बिल्डर सबवेंशन स्कीम भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बिल्डर इनिशियली आपसे 20, 30 या 40% पेमेंट ले रहा है और ये सोच के स्कीम रोल आउट कर रहे हैं कि उनको उनकी सारी इन्वेंट्री तुरंत बिक जाएगी और उनके पास इनफ फंड जमा हो जाएंगे जिनसे वो मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो मार्केट में स्लो डाउन आ गया और उसके सेल्स इनफ नहीं हुए तो उसके बाद में फंडिंग में उसको प्रॉब्लम आ सकती है और इवेंचुअली प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर जाएगी? तो रियल एस्टेट मार्केट ट्रू सेंस में क्रैश कभी नहीं करती। इसके दो मेजर रीजन है। सबसे पहला, डेवलपर्स को प्रोजेक्ट अपना बेचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हमेशा डिमांड पे रहती, क्योंकि लोगों को पेमेंट करने के लिए टाइम चाहिए होते हैं जो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, डेवलपर कभी भी डायरेक्टली प्राइस कम नहीं करते, वो हमेशा बेस रेट सेम रखते हैं और पीएलसी चार्जेस, अदर चार्जेस या क्लब मेंबरशिप में थोड़ा सा डिस्काउंट या कुछ प्राइस बढ़ा के थोड़ा सा डिस्काउंट करते हैं, जैसे फ्री मॉड्यूलर किचन दे देंगे आपको या फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट दे देंगे, बट बेस रिस्क हमेशा कम नहीं करते वो। तो इसीलिए एंड प्राइस मार्जिनल कम हो जाएगा बट कभी भी बेस रेट कम नहीं होती। मार्केट स्लो डाउन में भी चली जाती है या तो प्राइजेस स्टैग्नेट हो जाती है। प्रॉब्लम रीसेल मार्केट में होती है। अगर आप इन्वेंट्री का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन्वेस्टर्स को या तो प्रॉपर्टी को होल्ड करनी होगी, अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो उसे कम प्रॉफिट में प्रॉपर्टी को बेचना होगा, कम प्रॉफिट में। अगर आपने लॉन्च के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदी है और ऐसा बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि अब जब वो प्रॉपर्टी रेडी होगी उसका उसका लॉन्च प्राइस से कम होगा, वो हमेशा प्रॉफिट मिल जाएगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र या कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब सारे चीज़ों को मिलाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आपने बहुत ही पिक रेट पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी है तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। इन अ नटसेल अगर आप देखेंगे तो डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है तो इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं।
तो हमने ये देखा कि रियल एस्टेट ट्रेडिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या रिस्क इन्वॉल्व है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप रियल एस्टेट में पैसे लगा के करोड़पति बन सकते हैं, तो आंसर यस, आप बिल्कुल बन सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है पैसा। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए होल्डिंग पावर नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने बूम शुरू होने के टाइम पे ही इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बट जिन्होंने बूम के फैग एंड में इन्वेस्ट किया है उनको प्रॉपर्टी में होल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि बूम शुरू कब हुई और कब ख़त्म हुई? तो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ही सिंपल एक स्टोरी है, आप देखेंगे हर थोड़े टाइम में रियल एस्टेट मार्केट में बूम आती है, जिसके बाद एक बबल बनता है और फिर स्लो डाउन होती है। बूम में देखेंगे तो प्रॉपर्टी की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते चली जाती है, बट किसी भी प्रोजेक्ट में पूरी इन्वेंट्री बिकने में थोड़ा टाइम लगता है। बबल ऐसा होता है कि जब मेजोरिटी एंड यूजर्स बोलना चालू करते हैं कि आप प्रॉपर्टी हम नहीं खरीद सकते, अनअफोर्डेबल है, और ये पता हमें चल जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ऑफिस में, अपने नेबर्स में, कि लोग बोलने लगे प्रॉपर्टी की दाम बहुत बढ़ गई है, अब नहीं खरीद सकते हैं। तो ये एक आपको इजी इंडिकेटर्स है जहाँ से आप पता कर सकते हैं मार्केट बूम में चले गई है। और मेजोरिटी प्रोजेक्ट ईवाई मॉडल पे स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे बिल्डर्स आपको ये बोलते हैं कि आप मुझे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीजिए एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपके पास, मेरे पास इन्वेंट्री है आपके लिए या नहीं है। एंड थर्ड साइन ये है कि प्री लॉन्च स्टेज पे ही पूरा का पूरा प्रॉपर्टी 100% बिकने लगती है। मतलब पैसे लेके मार्केट में लोग रेडी बैठे हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और हम पैसे लगा के खरीद लेंगे। तो अब एक आधा प्रोजेक्ट 100% सोल्ड आउट रहता है तो हमें समझ में भी आती है कि ठीक है, बट अगर मेजॉरिटी प्रोजेक्ट लॉन्च के स्टेज पे ही 100% सोल्ड आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स मार्केट में आ चुके हैं और एक बबल क्रिएट हो रही है। तो फ्यूचर्स में स्लो डाउन आ सकता है, इसका सबसे अच्छा इंडिकेशन है कि नियर पोजीशन प्रॉपर्टीज में रीसेल यूनिट में अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए होगा। इन्वेस्टर्स को नहीं मिला तो वो नए प्रोजेक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, मतलब कि न्यू लॉन्च की सेल इम्पैक्ट पड़ जाएगी। तो दूसरा साइन ये है कि न्यू लॉन्च के अंदर सारी की सारी इन्वेंट्री एकदम से नहीं बिकेगी, उनकी इन्वेंट्री को बिकने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ईवाई मॉडल पे लॉन्च होना कम हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एज ए 2024 अभी ये दोनों चीज़ें नहीं हुई है, बट आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्द ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप एक एंड यूज़र हैं और आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उसका प्राइस आपके बजट में है, वो लोकेशन आपको अच्छी लग रही है, तो आपको ये मार्केट साइकिल नहीं देखनी चाहिए। यू शुड गो हेड एंड बुक दैट प्रॉपर्टी। अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप 8 to 10 ईयर के होराइजन में अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगेन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इतने लंबे टाइम में बूम की पीरियड ख़त्म हो जाती है और इसके बाद स्लो डाउन स्टैग्नेशन भी खत्म हो जाती है और आपको नेक्स्ट रियल एस्टेट बूम के अंदर एक फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग पावर नहीं है, तो देन आई थिंक आपको मार्केटिंग ऑलरेडी हाई, और वो ऑलरेडी मार्केट अभी हाई पे है, तो अभी आपके लिए थोड़ा सा रिक्सी हो सकता है। अभी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही अच्छे बढ़ती मार्केट में इन्वेस्ट किया है। आपको इसको पोजीशन तक होल्ड करना चाहिए और पोजीशन के जस्ट पहले आप उसको सेल करके मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट को क्लोजली वॉच करते रहना चाहिए कि लेकिन न्यू लॉन्चेस के अंदर कितनी जल्दी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो रही है और नियर पोजीशन में रीसेल कितने यूनिट्स अवेलेबल है। और सेल करने के टाइम पे थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल भी होना पड़े आपको प्राइसिंग को लेके। देखिए रियल एस्टेट को स्टॉक मार्केट की तरह ही टाइमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। आइडली जब भी आप रियल एस्टेट मार्केट में इंटर करते हैं तो आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल जा रहा है, प्रॉफिट बुक हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आपकी हमेशा विज़न होनी चाहिए कि 8 से 10 साल के लिए मुझे प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, और उसी सोच के साथ आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करनी चाहिए रियल एस्टेट में। आई होप आपका वीडियो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल, फैमिली के साथ इसे शेयर करो, ताकि उनकी भी रियल एस्टेट नॉलेज बढ़े और वो एक अच्छा प्रॉफिट इन्फॉर्म डिसीजन लेके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।